बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छी बात के साथ, एक अच्छे मैसेज के साथ। तो आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, देखना ज़कात अदा करते हुए फ़ुक़रा की लाइनें ना लगवाना। आज हमारे मुआशरे के अंदर ये अजीब किस्म का तरीक़ा आ चुका है, जब मुस्तहिक़ीन को ख़ुसूसन रमज़ान हो या रजब का महीना हो, जब लोग अपनी ज़कात अदा करते हैं तो मीडिया वालों को भी बुला लेते हैं, मुस्तहिक़ीन को कई कई घंटे लाइनों पे खड़े रखते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये इंसानियत की तज़लील है। देखना ऐसे ना देना, ऐसे ना देना, क्योंकि वो बड़ी गयूर ज़ात है, वो क़ादिर मुतलक़ है। कहीं ये ना हो जाए कि आप कल लाइनों पे लग जाए और ये जो ज़कात वसूल करने वाले हैं, अल्लाह इन्हें मालदार कर दे और आप इनसे ज़कात लेने वाले बन जाएं। इसलिए हुक्म खुदाबंदी को ज़िंदा करते हुए इंसानियत की तज़लील ना करना, इंसानियत की तज़लील ना करना। अल्लाह मुझे भी, आपको भी इंसानियत की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन सुमा आमीन। और चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। देखते हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। तहरीके अदम एतमाद का मामला, वज़ीर आज़म इमरान खान मुतहरिक। आज कराची का दौरा करेंगे, MQM मरकज़ बहादराबाद भी जाएंगे। मवेशियों में फैलने वाली वबा लंपी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए सिंध हुकूमत ने नई हिकमत अमली तय कर ली। वबा का शिकार गायें और भैंसों को अब क्वारंटीन किया जाएगा। अब्बासी शहीद अस्पताल में भी अद्वियात का बहरान, लैब टेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल की भी किल्लत। गरीब की सवारी जेब पर मजीद भारी, मोटरसाइकिलों की कीमतों में फिर होशरुबा इजाफा। ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है महमूद रियाज साहब? बड़ी आजकल सियासत की बात की जाए तो बड़ी गहमा गहमी है। काफ़ी अरसे से हम सुन रहे थे तहरीक अदम एतमाद, डेट बता दें। अपोजिशन वाले मार्च तो कर रहे थे लेकिन डेट कोई नहीं बता रहा था। अब कल फाइनली 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है सियासत में। और आज ये भी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे और ख़ास तौर पे वो इसलिए आ रहे हैं कि वो MQM के दफ्तर जाएंगे और MQM के जो हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और ये वज़ीर आज़म इमरान खान का पहला दौरा होगा जो कि MQM के दफ्तर में होगा। और दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान MQM कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में गवर्नर समेत इत्तेहादियों के दरमियान तय मुआहदात जो भी हैं उन पे उनके हवाले से बातचीत होगी। तो क्या कहेंगे महमूद रियाज साहब आज वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे के हवाले से? अव्वल तो ये अभी भी एक रोज़ा भी दौरा नहीं है। हाँ। अब से कुछ देर बाद 12 बजे के करीब जो है वो हेलीकॉप्टर से नेशनल स्टेडियम उसके अतराफ में उतरेंगे। हाँ। वहाँ से वो MQM का जो आर्जी मरकज़ है बहादराबाद, हाँ। वहाँ जाएंगे जहाँ पर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि कन्वीनियर हैं उनसे और दीगर लोगों से मुलाकात करेंगे। चूँकि MQM जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम इत्तेहादी है और जिस तरीके से हुआ कि कहा जा रहा था कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और लोगों को ये था कि इसके अंदर कुछ वक्त लगेगा। हाँ। लेकिन अपोजिशन ने अपने कार्ड इतने अचानक खेले कि लोगों को गुमान भी नहीं था। एक तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च
बिल्कुल राइट टाइम जब वो रावलपिंडी की हदूद में दाखिल हुआ, उधर इन्होंने जनाब वो कर दी। और बिग थ्री जिनको आप कहें अपोजिशन के मुस्लिम लीग नून और JUI पीपल्स पार्टी, वो तमाम अब एक पेज पर हैं, देखें लेट्स सी। इमरान खान अगर पहले राब्ते बहाल करते इत्तेहादियों के साथ, इत्तेहादियों को, चूंकि हमारे यहाँ की अगर आप पॉलिटिक्स देखें ना तो ये गिव एंड टेक है। आप मतलब जब माइनॉरिटी में होते हैं और मुख्तलिफ कोलिशंस के साथ जब आप गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे होते हैं तो फिर आपको सबको लेके चलना होता है। आपको हर महीने मुलाकात करनी है, उनकी जो डिमांड्स है पूरी करनी। इसलिए अब दो अहम इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के, एक MQM है और मुस्लिम लीग काफ है। अब आप देखें मुस्लिम लीग काफ ने पहले तो अपोजिशन को एक टका सा जवाब दे दिया, लेकिन कल रात डेवलपमेंट हुई कि चौधरी शुजात खुद फजलुर रहमान साहब से मिलने गए, और जबकि MQM वाले कह रहे थे कि आज जो कि सेनेट के इलेक्शन है, फैसल वाडा की जो सीट नशिस्त खाली हुई है उसमें भी MQM ने कहा है कि हम इसके अंदर वोटिंग नहीं करेंगे। तो यकीनन अब एक उनको इमरान खान साहब के पास है कि है, और यही वजह है कि पहली दफ़ा बहादुराबाद खुद जाएंगे, और यही वजह है कि बहादुराबाद के करीब कराची के नेशनल स्टेडियम में उसके साथ ही एक हेलीपैड है। तो इतलात ये है किफालत प्रोग्राम था गवर्नर हाउस में, वो भी उन्होंने मनसूख कर दिया है। कराची के अंदर जो है वो कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है अंदरून PTI, मतलब कराची के अंदर जो PTI के लोग हैं वो तकरीबन सब साथ हैं, लेकिन पंजाब में जो है वो 14 अरकान का एक और ग्रुप सामने आ गया है जो कि नाराज ग्रुप था, जिनको उस्मान बुज़दार ने जो है कि वो किया था। तो यकीनन पीपल्स पार्टी मुझसे PTI के लिए टफ टाइम है। अगर खान साहब ने कहा है कि मैं इस बहरान से निकल गया तो फिर अपोजिशन याद करेगी और फिर मैं 2028 तक रहूंगा। तो पाकिस्तान में सियासी बाजार गर्म हो चुका है, दोनों को अब जो हुकूमत है उसको भी अपने पत्ते खेलने, उधर अपोजिशन है। अभी आप क्या समझते हैं, आखिर बड़े दिन से हम ये देख रहे थे पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए निकली, फिर बिलाखिर नून लीग ने भी जरदारी साहब पीपल्स पार्टी पर एतमाद करके जो तहरीक अदम एतमाद जमा करा दिए, 86 अरकान ने अब तक दस्तखत किए हैं। क्या समझते हैं 172 वोट मिलना? देखिए कोई भी नहीं बताएगा अब जब तक ये है कि इसके अब अभी 20-21 दिन है टेक्निकली, अगर देखा जाए कि हाउस का इजलास बुलाने में मैक्सिमम जो है वो 22 तारीख तक है, उसमें बुला सकते हैं। तो अपोजिशन यही दावे करती रहेगी उस हद तक कि हमारे पास जो है वो मतलूबा से भी ज्यादा है, जैसे कि अभी कह रहे हैं। जरदारी साहब ने तो कल भी कहा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं उनके नाम भी बता दूं। इधर गवर्नमेंट भी यही कहेगी कि हम बिल्कुल इसको नाकाम बना देंगे दोनों तरफ से। अगर दोनों तरफ से दावों में कमी आ जाए तो फिर उसका मकसद फौत हो जाता है। जमहूरियत का ये हिस्सा है, इन हाउस तब्दीली अगर होती है और तहरीक अदम एतमाद आती है, लेकिन इसको किस तरीके से करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट का इस तरीके से जाना, एक अगर आम लोग बात करते हैं तो वो नहीं है कि 5 साल उसको पूरे करने चाहिए, लेकिन आपका जो जमहूरी अमल है ये उसका हिस्सा है कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है। अब उसको नाकाम बनाना, अब उसमें यह है कि तहरीक इंसाफ जो अपने इत्तेहादी, जो नाराज इत्तेहादी हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जहांगीर तरीन और अलीम खान जो ग्रुप है 40 से ज्यादा उनके साथ लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होंगे उस वक्त जब तक आप उस्मान बुज़दार को माइनस ना करें। उस्मान बुज़दार पे बहुत ज्यादा तनकीद हुई, लेकिन इमरान खान साहब का कहना है अभी तक के वो उनको तो नहीं हटा रहे। तो अभी इसका मतलब ये कि अनऑफिशियल एक डेडलॉक आ गया। वो कह रहे हैं कि हम उस हद तक बात नहीं करेंगे आपसे जब तक आप उस्मान बुज़दार को नहीं हटाएंगे। आप कह रहे हैं कि मैं उस्मान बुज़दार को नहीं हटाऊंगा, तो इसका मतलब इनिशियल टॉक पर ही आप कर आ गया है। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही को भी एक मैसेज गया। अगर इस मौके पे अगर वो कहते कि ठीक है जी परवेज इलाही साहब को सीएम पंजाब बना दें तो हो सकता था कुछ बर्फ पिघलती कुछ हो, लेकिन जब इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि मैं उस्मान बुज़दार को नहीं हटाऊंगा, इसका मतलब चौधरी को भी एक मैसेज कन्वे हुआ कि उनको नहीं होगा। तो ये सब सियासत का हिस्सा है, और सियासत में ये होता है कि आप जहरबाद जब आपकी कश्ती डावाडोल है तो आप इधर उधर जाते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं, इत्तेहादियों के पास जाते हैं, किसी को कुछ कहेंगे किसी को कुछ कहेंगे। तो अभी ये भी कहा जा रहा है, इमरान खान साहब ने भी कहा कि एक जो सीट है वोट के लिए 15 से 18 करोड़ की बोलियां लगा रही है अपोजिशन। देखिए इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा है कि बैरूनी ताकतों के, उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में जो बैरूनी ताकतें उनका नाम दिया कि उनके इमा के ऊपर मेरी जो हुकूमत है इसको हटाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है, उसके खिलाफ बातें की जा रही हैं। अब सियासी हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के पास जो ऑफिस है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि मेरी हुकूमत के खिलाफ जो है कोई इस तरीके से बैरूनी कोई साजिश हो रही है। फिर आपने ओथ लिया हुआ है, फिर आप उसका जवाब दें। तो यकीनन
इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किल वक्त है, और अगर वो इससे निकल जाते हैं तो फिर यकीनन मजबूत होंगे। दूसरी तरफ ये है कि 1.5 साल के लिए जो हुकूमत आएगी उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस होंगे। 1.5 साल में क्या कमाल करेगी, और उसके बाद फिर जब वो 5 साल हो जाएंगे, वो इलेक्शन में जाएगी। अब ये हुकूमत 1.5 साल चलती है जो आने वाली है, अगर तो होती है, अगर कोई इन हाउस तब्दीली आती है तो वो किस तरीके से मईशत से निपटेगी, और ये तमाम चीज़ें भी उनके सामने। तो यकीनन अगले 10-15 दिन जो हैं वो पाकिस्तान के सियासी उसके अंदर एक निज़ाम के लिए बड़े अहम है। उसके अंदर एक गर्मा गर्मी चलती रहेगी, दोनों तरफ से दावे भी होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और अभी हम देखें, अगर ये तहरीक अदम एतमाद जब जमा करा दी जाती है तो कहा जा रहा है कि 21 दिन में ये फ़ैसला हो जाएगा। तो अभी आपको क्या लगता है किस तरह से होता है? 14 दिन अब इजलास कब बुलाया जाएगा? 7 दिन इजलास के तो अंदर वो बुलाएगा कम से कम 3 दिन, और उसका वो है टेक्निकल चीजें हैं कि उसके अंदर इजलास तो अब होगा, और ज़ाहिर बात उसके अंदर फिर दोनों तरफ से स्ट्रेंथ अपनी शो की जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने भी उसके बाद एक इजलास किया जिसमें कहा गया है कि हमारे जो लोग हैं, मेंबरान जो अरकान असेंबली हैं, वो मुल्क से बाहर न जाएं, अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं उस दिन। चूंकि फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपके कुछ MNA जो होते हैं वो असेंबली पहुंच नहीं पाते, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। तो अब नंबर्स का गेम है, जिसके पास नंबर्स पूरे होंगे वो सरवाइव करेगा। और तो आपको लगता है न्यूट्रल होंगी ये चीजें, या अभी तक तो बिल्कुल ज़ाहिर बात हम कैसे कह सकते हैं कि जब तक अभी एक चीज हुई नहीं है तो अभी तो न्यूट्रल ही है। पहले जो चीजें होती हैं पहले तो होती थी। अब देखिए अपोजिशन तो यही कह रही है कि शफाफ इलेक्शन कराएं और ये सब कराएं। जैसे कि कराची से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ, कल जो है वो उनको फैज़ाबाद वहाँ पे नहीं जाने दिया, रोका गया, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पे चले गए। तो यकीनन पॉलिटिकल पार्टी जो अपनी ऑन ग्राउंड जो अपनी स्ट्रेंथ शो करती हैं, अपने नंबर शो करती हैं। अब ये बड़े अरसे बाद हुआ है कि अपोजिशन जमातें सब जो है मुत्तहद हैं, लेकिन फिर ये कि अगर गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसके बाद किसको क्या मिलेगा ये भी एक बड़ा सवाल होता है। चूँकि उसके अंदर बड़े जो प्लेयर्स हैं, उसके अंदर मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI है, और दूसरे जो लोग हैं इनके इत्तेहादी, अब जहांगीर तरीन और वो तमाम लोग, अलीम खान वगैरह इनसे मिलते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है। और एक अहम खबर से इस वक्त हम आपको आगाह करेंगे। मोहम्मद अली सोसाइटी मलीर के रिफाई प्लॉट्स और गलियों को फ़रोग करने का जो केस है उसके हवाले से कुछ अपडेट आई है। DG SBCA डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इस हवाले से हम जानते हैं, हमारे नुमाइंदे बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए बिलाल, क्या अपडेट्स हैं आपके पास मोहम्मद अली शहीद सोसाइटी मलीर केस के हवाले से? जी देखिए, मोहम्मद अली शहीद सोसाइटी मलीर के रिहायशी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें उसका ये कहना है कि सोसाइटी के रफाही प्लॉट्स और जो गलियां हैं उसको भी फरोख्त कर दिया गया है और जिसमें चाइना कटिंग की गई है, जिस पर अदालत ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, डायरेक्टर डेमोलिशन बिल्डिंग मुख्तियार कार शाह फैसल को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और बिल्डर जहांगीर को भी अदालत ने नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब तलब किया है। साथ ही अदालत ने उनसे वजाहत भी तलब कर ली है। दरख्वास्तगुजार सैफुल्लाह हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि रफाई प्लॉट के साथ साथ जो सोसाइटी की गलियां हैं उसको भी फरोख्त कर दिया गया है और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे, लिहाजा अदालत एक्शन लेने का हुक्म जारी करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे कि जो कि अपडेट कर रहे थे हमें मोहम्मद अली सोसाइटी केस के हवाले से। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए City at 10। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं City at 10 में। मैं हूं ज़हरा रज़ा और चलेंगे अपनी अगली स्टोरी की जानिब। बात करेंगे मवेशियों में फैलने वाली बीमारी लंपी डिजीज़ की, जिसके हवाले से सिंध हुकूमत ने नई हिकमत अमली जो है वो तरतीब दे दी है और कहा जा रहा है कि ऐसी गायें भैंसें जिनमें ये बीमारी है अब उनको अलग रखा जाएगा, उनको क्वारंटीन किया जाएगा। इस हवाले से बात करते हैं। जी क्या अपडेट्स हैं आपके पास महमूद साहब? मतलब ऐसे कह रहे हैं कि उनको क्वारंटीन किया जाएगा
और बाहर से आया कि जैसे यहाँ पहले तो बहुत अच्छा स्लाटर हाउस था ना, वहां पे तमाम वो थे कि अब कह रहे हैं कि अब जो है उनको क्वारंटाइन भी किया जाएगा। अबे भाई, इस वबा से पहले जो आप कराची वालों को गोश्त खिला रहे हो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था। अच्छा, और एक और बात कि ये ऐसी बीमारी तो है नहीं कि आप नहीं, ये सारी बीमारियां ना बाहर से आती हैं, कंटेजियस है, हाँ। कंटेजियस नहीं है ये। दूसरा ये कि इनके अलग करना इट्स नॉट द सोल्यूशन। मेरे ख्याल है उनके लिए जो वैक्सीनेशन होनी चाहिए या इसका ट्रीटमेंट, जो इन्फेक्शन इनको हुआ है वायरस, तो कोई एंटी वायरल कोई ड्रग कुछ तो हो, कोई इंजेक्शन। आप ये देखें कि ऐसा अवाम को पागल बनाते हैं कि ये बीमारी तो बाहर से है। यहाँ तो बड़े एयर कंडीशन इनके स्लाटर हाउस थे, वहां पर सारे डॉक्टर थे, बल्दिया का महकमा जाता था, वो जो जानवर ज़िबा किए जाते थे उनकी वो सेहत को देखता था, और बाकायदा कुछ भी नहीं था। स्लॉटरिंग जिस तरीके से होती है, भैंस कॉलोनी वहां पर जाएं, बुरा हाल है, कोई डॉक्टर नहीं है। नीम मुर्दा जो गाय भैंसे होती हैं उनका गोश्त, हकीकत शहर में ये है कि शहर के जो बड़े होटल्स हैं उनके अंदर जो मरने वाले जानवर होते हैं उनके ठेकेदार हैं, वो जाकर कहते हैं कि ये जानवर करीबुल मर गए, हम आपको इसका गोश्त देंगे। जो आप बड़े मजे मजे के चटखारे लेके जो पकवान खाकर आते हैं उनके पीछे कहानी ये है। अब आ गया है, अब वीडियो वायरल हुई, उसके बाद ये लंपीज है, गुठलियां हो जाती हैं कि गाय के गोश्त में। अब उसका क्या हुआ कि आपने उस चीज को इस तरीके से किया कि वो मुर्गी की कीमत आसमान पे चली गई। लोगों ने, अच्छा लोग समझते हैं कोई निजाम नहीं है, अब आप क्वारंटाइन, या आदमियों को आपने क्वारंटाइन नहीं कर पा रहे, आप भैंसों को क्वारंटाइन करेंगे और गायों को क्वारंटाइन करेंगे। बात वही कि जगह इतनी कम है, जगह नहीं है। आप देखें वहां पर गंदा निजाम है। आपके पास जो मुस्बा खाने जिसको स्लॉटिंग हाउस कहते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं है। किस तरीके से किया जाता है, वहाँ सफाई का क्या ख्याल रखा जाता है, कितने वेटनरी डॉक्टर्स हैं जो जाके वहां पर करते हैं, कितने लोग हैं कि जो अपने जानवरों के अंदर, बाड़ों में अगर आप हालात जाके देखें तो वही मवेशी मरे हुए गाय भैंसे पड़ी होती हैं। तो पूरा साइकिल है। आम रूटीन में कौन सा आप अच्छा सेहतमंद गोश्त खा रहे होते हैं, ये जाके चेक करते हैं। अब एक डिजीज आई है, अब आप महमूद साहब, इसको कहा जा रहा है कोरोना की तरह ये भी गैर मुल्की वबा है। जो सब नहीं, मैंने तो कहा ना हमारे यहाँ तो सब कुछ अच्छा है, ये जितनी डिजीजें बाहर से आती है, लेकिन क्या है कि अब आ गई है, उस पर करना चाहिए, फौरी तौर पे एक्शन करना चाहिए। आप मतलब कराची के अंदर आप बीफ से थोड़ी बच सकते हैं। 2-2.5 करोड़ आबादी का शहर है, उसके अंदर गोश्त की इतनी ज्यादा कंजम्पशन है हर चीज में, और फिर बकरे का गोश्त तो बहुत ज्यादा महंगा है। 1600, 1500, 1700 किलो मिल रहा है। गाय का गोश्त अभी भी है कि चलो 600 रुपए से लेके 800, 850 रुपए तक के दरमियान क्वालिटी के हिसाब से मिलता है। तो लोगों की बड़ी तादाद है। फिर आप बाजार में जितने पकवान खाते हैं वो 70-80% जो है वो बीफ के बने हुए होते हैं। चिकन भी एक बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन मटन के मुकाबले में बीफ कराची में बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो आपको हुकूमत को और लाइव स्टॉक जो है महकमा, उसको जंगी बुनियादों पे काम करना चाहिए कि अगर बीमारी आई है, पहले क्यों नहीं इस किस्म के स्प्रे किए जाते, पहले क्यों नहीं होता कि माहाना, हफ्ते, हर। अच्छा, हमारी महमूद साहब इस हवाले से डीजी लाइव स्टॉक जो है नज़ीर हुसैन साहब, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ वैक्सीनेशन नहीं है, ना आती है, इंपोर्ट नहीं होती ऐसे जानवरों को लगाने के लिए। जो बीमारी है, रेबीज़ हो गई या ये स्किन डिजीज़ जो अभी फैल गई है लंपी, तो आपके पास वैक्सीनेशन ही नहीं है। तो वैक्सीनेशन नहीं है। अब लाइन पर लेना वो शाकिर गुज्जर साहब को जी, जब वो दूध 20 रुपए बढ़ा रहे होते हैं तो वो तो एक जानवर को ऐसे लगते हैं जैसे वो ब्यूटी पार्लर लेके जाते हैं कि इसको हम ये इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, हम इसकी वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। अब आके बताएं ना, वो इन्हीं गाय भैंसों से आप मिल्क भी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। अब उनमें आया तो आपका कहां गया? जो आप आके कहते हैं कि हमारी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है, नागुज़ीर हो गया है, हम दूध इससे कम कीमत पे नहीं बेच सकते। अब वो बताएं कि ये बीमारी कैसे फैली, क्या उन्होंने हिफाजती इंतजाम किए सोशल मीडिया पे? और अगर ये मीडिया नहीं दिखाता तो आपने अपने तौर पे लंपी डिजीज के लिए क्या किया था? ये तो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई, लोगों ने बना के बेची, और जब आप इनसे बात करें दूध के निर्ख के हवाले से, तब ये कह रहे होते हैं जी हमारा तो दवाइयों का खर्चा इतना है, बैरून मुल्क से हम दवाइयां इंपोर्ट करते हैं जो कि हम जानवरों को लगाते हैं, इस वजह से हम तो ये कीमतें बढ़ाएंगे ना, उधर आवाम को सुकून लेने देते हैं। वो जो दवा इंपोर्ट करते हैं जिनकी बात कर रहे थे, बेसिकली वो उनका मतलब ये होता है वो जो ड्रग जिससे दूध ज्यादा जहां अपना काम पूरा हो जाए ना, वो जहां अपना काम, जहां अपना मुनाफा आवाम के लिए नहीं है, तो उस जानवर को आप वो हार्मोनल इंजेक्शन है, गलत है ना। एक जानवर की कैपेसिटी है कि वो 8 से 10 किलो दूध देगा, आप उसको हार्मोनल इंजेक्शन करते हैं कि जिससे आप बहुत ज्यादा मिल्किंग लेते हैं, उसको तकलीफ उसकी सेहत के लिए होता है। आप तो वहां नहीं देख रहे, आपने तो समझा ये कोई मैकेनिकल मशीन है, कोई गोश्त पोश का जानवर नहीं है।
दुनिया के दूसरे ममालिक में अगर आप देखें, मतलब मैं यहाँ पर बताऊं आपको, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में उनके यहाँ भेड़े हैं और उनकी एक नेशनल एसेट है। हर बच्चे को महीने में एक दफा भेड़ के फॉर्म में जाना जरूरी होता है कि वहां वो ऊन काटते हैं ताकि उनके बच्चों का एक राब्ता रहे कि ये हमारा नेशनल एसेट है। आप तो नहीं करते ना यहाँ पर कुछ भी, सिर्फ हर आदमी अपनी जगह मुनाफा बनाने की मशीन बना हुआ है। अब लंपी डिजीज आ गई, लोगों को परेशानी, इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दी जा रही। आदमी समझ रहा है कि हर जानवर आ गई, कितने जानवर हैं कोई डाटा अभी तक नहीं आया। कहा ये जा रहा है कि 200 के करीब या 200 से ज्यादा अब तक जो फैलने वाली भी है, दूसरों को लगेगी भी, मच्छर से। यहाँ आदमी मच्छर इतने हैं कि आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो बेचारी गाय भैंस है उसके लिए क्या करेंगी। तरीकेकार नहीं है इनके पास। लाइव स्टॉक का जो काम है, कुछ हफ्ते का महाना हफ्तावार चेकअप वो जानवरों का कोई नहीं है। वेटनरी डॉक्टर जो बल्दिया के वो नहीं जाते हैं वहां पर। कई दफा प्रोग्राम भी हुए हैं, मीडिया ने भी हाईलाइट किया है। नॉर्मल हालात में आप कौन सा कोई बहुत सेहतमंद आप गोश्त दे रहे होते हैं। अब जब ये मुसीबत आ गई है, वबा आ गई है, तो बयानबाजी शुरू हो गई है कि जी ये लंपी डिजीज आई है। फौरन इनको पता चल जाता है ये अफ्रीका से आई है, उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। हमारे यहाँ तो बड़ी अच्छी चीज है, अफ्रीका से डायरेक्ट आई है कराची की भैंस कॉलोनी में। बिल्कुल आपने सही कहा। और सिंध हुकूमत को वाकई कोई हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए ताकि इस वबा पे फौरी तौर पे काबू पा लिया जाए, क्योंकि आगे जो है वो बकरा ईद भी आएगी। तो अगर ये वबा फैल गई तो उससे इंसानों को भी ख़तरा हो सकता है। चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। इसी से रिलेटेड है लंपी डिजीज़। जब मवेशियों की, चाहे वो गाय हो भैंस हो, इनकी कीमतें ज़ाहिर है इसकी शॉर्टेज हो गई, लोग इसको नहीं खा रहे हैं, तो चिकन की तरफ आ गए और चिकन के रेट्स को भी पार लग गए हैं। चिकन की कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी हैं। और मुर्गी का गोश्त अगर हम आपको बताएं कि कितना महंगा हो गया है, 530 रुपये फ़ी किलो मुर्गी का गोश्त इस वक्त मिल रहा है और ज़िंदा मुर्गी 330 रुपये की मिल रही है। मनमानी कीमतों पर जो डेयरी फार्मर्स हैं वो मनमानी कीमतों पे जो है मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त कर रहे हैं। जी, चिकन की तलब बढ़ गई है, ज़ाहिर है लोग गोश्त अभी अवॉइड कर रहे हैं, बीफ अवॉइड कर रहे हैं। ये आपसे कहा ना कि असल में तो बेचारी अवाम फुटबॉल बनी हुई है। गोश्त महंगा, सब्जी महंगी, चिकन महंगा, बीफ महंगा, उस पेट्रोल महंगा, गैस नहीं मिल रही, बेचारे घूम घूम के ना अब आपकी हो गई। अब ये भी कह रहे हैं कि जी हमने मुर्गी की कीमतें बढ़ा दी हैं, उसमें अद्वियात का खर्चा है। अबे भाई तुम कौन से जेनेटिकल टीके लगा रहे हो मुर्गियों को, वो जल्दी बड़ा होने के लिए, जल्दी बड़ा होने के लिए। बात ये कि अब लोगों को ज़ाहिर बात बीफ नहीं मिल रहा तो लोग हमारे यहाँ, अच्छा अवाम भी पैनिक में आ जाती है। ये नहीं करती कि 3-4 दिन के लिए आप चीजें छोड़ देना। अगर आप बीफ और गोश्त नहीं खाएंगे, आप ये देखें, ये मनमानी कीमत पे जब अपने रेट्स एकदम बढ़ा देते हैं, एक दिन भी एहतजाज कर लेना अवाम, तो इसका फर्क पड़ेगा। अच्छा, लेकिन हमारी अवाम बहुत ढीठ है। अवाम और पाकिस्तानी अवाम क्या ज्यादातर बहुत पैसा है उसके पास। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीज महंगी हो रही होती है ना, वो हम ज्यादा खरीदते हैं कि शायद ये कल इससे ज्यादा ना हो। जब 30 रुपए किलो टमाटर मिल रहे होते हैं ना, 20 रुपए किलो, कोई नहीं खरीद के फ्रिज में स्टोर करता कि कल को महंगे होंगे। जब 150 रुपए किलो टमाटर होता है ना, सारे खरीद रहे होते हैं और उस टाइम 2-2 किलो ले रहे होते हैं कि शायद कल ये 250 रुपए ना हो जाए। दुनिया भर के अंदर अब मुर्गी है यकीनन बढ़ गई, 530 रुपए के करीब जाके गोश्त मिल रहा है। बोनलेस और गोल्डन की प्राइस देखें, इससे आगे जिंदा जो है वो 310 रुपए से लेके 330 रुपए में मुर्गी फरोख्त हो रही है। लेकिन फिर जो उनकी एसोसिएशन है उनका ये भी कहना है कि हो सकता है कि अब रमजान की भी आमद है तो रमजान में जरा कम हो जाता है इसका इस्तेमाल, तो हो सकता है कि इसकी कीमत नीचे है। लेकिन अभी तो ये कि डेली बुनियादों पे 5-10 रुपए मुर्गी की कीमतों में इजाफा, और आवाम मजबूर है, आवाम ने कुछ तो खाना है। वो जो है फिर बीफ का, चूंकि गाय का इस लंपी डिजीज के बाद जो है अब वो आवाम जो है वो मुर्गी की गोश्त की तरफ ज़्यादा हुआ है। और सप्लाई एंड डिमांड है, ज़ाहिर बात बड़ा शहर है, बाहर से भी मुर्गी आती है, मतलब अंदरूनी पंजाब से और अब अंदरूनी मुल्क से भी मुर्गी की एक बड़ी तरसील कराची में होती है। कराची में सिर्फ कराची का फ्लॉक नहीं बिकता है, यहाँ पर पंजाब से बहुत सारा आता है और इवन बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा मुर्गी यहाँ पर आती है, क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। कराची वाले अगर चिकन बिरयानी नहीं खाएंगे तो उनका खाना थोड़ी हजम होता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो एक ऐसी चीज़ है जो आजकल रोजाना की बेसिस पे घरों पे बनती है बहुत ज़्यादा। और अगर चिकन का, बीफ का तो वैसे ही अभी डिजीज आई हुई है। और दालों की अगर बात की जाए तो दालें भी महंगी हो गई हैं। अभी कल ही मैं पढ़ रही थी कि 20-20 रुपए जो है एक हफ्ते के दौरान दालों पे बढ़ गए। बात ये कि लोग पहले कहते थे गोश्त नहीं खाएंगे क्या, लेकिन अब दाल सब्जी भी, अक्सर दालें जो है आपकी 250-300 रुपए किलो हैं। सब्जियों का भी यही हाल है कि 200 रुपए पाव की कीमत बताते हैं, 60 रुपए पाव। अब भाई किलो की बताना हो गया ना 6 240 रुपए हो गए।
किलो की सब्जी की कीमत तो बतानी छोड़ दी, आप किसी भी सब्जी वाले के पास जाएंगे ये ना, फल में भी बता फल में भी ये पाव बताते हैं ना, स्ट्रॉबेरी कितनी 150 रुपए पाव, भाई 600 रुपए किलो बताओ ना, आदमी को करंट लगता है ना, तो वो पाव की बताते हैं कीमत कि ये शायद ये घिर जाए, जब हम इसको 2 पाव दे देंगे तो फिर कहेंगे ये आधा किलो है। तो ये है मसाइल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल हालात कुछ इसी तरह के हैं, समझ नहीं आता इस पे हंसें या रोएं। आवाम सख्त परेशान है। हम ब्रेक के बाद मजीद बातें करेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। सिटी एट 10 में बात करेंगे अब अब्बासी शहीद अस्पताल के हवाले से, जहां अद्वियात का बहरान जो है वो सर उठाने लगा है और कहा जा रहा है जो लैब टेस्ट हैं उसके लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है वो भी वहां पर मौजूद नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि सिविल हॉस्पिटल में आए दिन अद्वियात का बहरान होता है, सिरिंजेस नहीं थे, इवन ऑपरेशन के लिए और जो एमरजेंसी के लिए जो ड्रिप्स का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर वो भी नहीं थे। MRI मशीन्स और एक्सरे मशीन्स भी कई महीनों से ख़राब पड़ी हुई हैं। तो इस हवाले से बात करते हैं कि जो मरीज़ बीमार हैं और परेशान हैं, शदीद मुश्किलात में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, पैसों की भी आजकल जो हालात हैं, जो महंगाई है, जब वो इन हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं उसके बाद वहाँ पर अद्वियात ना होना, वहाँ पर टेस्ट के लिए जो केमिकल यूज़ होता है उसका ना होना, या MRI मशीन या एक्सरे मशीन का ना होना, सिरिंजेस का ना होना, ड्रिप्स का ना होना, फिर ये अस्पताल क्यों है, इसको बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? जी महमूद साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। अब्बासी शहीद अस्पताल जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है और बहुत ज़्यादा लोड होता है, और फिर ये डायरेक्ट मतलब एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है मुर्तज़ा वहाब और मेयर जो है वो इसको देखते हैं। वहाँ पर पहले तनख्वाहों का मसला था, पेंशन का मसला चल रहा है, डॉक्टर्स का एहतजाज था, अब वहाँ पर जो है वो लैब केमिकल नहीं है जो मुख्तलिफ आप रोज़मर्रा के टेस्ट कराते हैं, शुगर का, या अस्पताल में जो लोग आते हैं उसके लिए जो है जो बेसिक केमिकल्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं है, और महंगी केमिकल्स होते हैं। जब उनकी तरसील नहीं होगी तो वहाँ पर, और जो प्राइवेट लैब है, निजी लैब्स हैं, उनमें टेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो यकीनन आवाम के ऊपर गिरां गुजरते हैं। बिल्कुल वहाँ पर होना चाहिए। यही हालत सिविल अस्पताल की थी, वहाँ पे MRI मशीन नहीं थी, इतना बड़ा जबकि अस्पताल है वो शहर के बिल्कुल वस्त में एक्सरे मशीन्स नहीं थी। तो अब्बासी शहीद भी इस तरफ जो है शहरियों को, फिर जब आप वहाँ पे इलाज के लिए जाते हैं और फिर आप अपने पेशेंट को कैसे लेके जाएंगे? अगर किसी का कोई फ्रैक्चर हुआ है या ऑपरेशन है, इमरजेंसी में तो वो टेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन आम आदमी जो वहाँ से एक सस्ता टेस्ट करा सकता है, अगर आप निजी लैब्स पे जाएं तो वो यकीनन बहुत ज़्यादा टेस्ट है। और जब से ये कोरोना हुआ है टेस्टों की भरमार हो गई है। अब आप किसी डॉक्टर के पास एक जो नॉर्मल पहले आप बुखार के लिए जाते थे और वो आपको दवाई दे देता था, एक टीका लगाता था, अब वो भी आपको 2 टेस्ट लिख देता है, और वो टेस्ट किसी सूरत भी 1000-1200 रुपये से कम नहीं होते। तो एक बिल्कुल एक कार्टेल की शक्ल इख्तियार कर गया है कि आप अगर निजी लैब्स के पास जाते हैं तो वहाँ आपको ये प्रॉब्लम होती है। जो सरकारी अस्पताल हैं उनको फंड्स की कमी का सामना है, और वहाँ पर यही वजह है कि इतने अहम अस्पतालों में जब आपकी लैब्स बंद होंगी और वहाँ पे केमिकल नहीं होगा तो किस तरीके से फिर आप जो वो टेस्ट करेंगे, और अल्टीमेटली उसकी परेशानी जो आवाम को होती है, फिर आवाम को दूसरी तरफ जाना पड़ता है। बहुत अहम मसला है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची यकीनन वो दौरे भी कर रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं। अभी उन्होंने 2-4 दिन कबल ही उन्होंने कहा था कि वहाँ जो पेंशन और बल्दियाती जो अस्पताल है वहाँ पर उस मसले को भी हल करेंगे। तो यकीनन मेरा ख्याल है कि जब उनकी नॉलेज में मसला आ गया होगा, ये नहीं आया होगा, ये हमारे तवज्जुह से आएगा। महमूद रियाज साहब, ये मसले चल रहे हैं सिविल अस्पताल में, जो मसला है वो आज का नहीं है, 1-2 दिन का नहीं, कई महीनों से हम देख रहे हैं, लेकिन अभी भी ये मसाइल वैसे के वैसे ही हैं। वक्ती तौर पर स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं लेकिन हिकमत अमली कोई इस तरह की नहीं बनाई जाती, और मुश्किलात जो मरीज़ हैं, जो आवाम हैं, उसका सामना करना पड़ता है। चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब और आपको बताएं आदमी की सवारी को भी उससे छीना जा रहा है, उससे दूर किया जा रहा है। मोटरसाइकिल की बात कर रही हूँ जिसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। होंडा की 125 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत में 4400 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद उसकी जो नई कीमत है वो 1,56,000 रुपये तक हो गई है, जबकि होंडा और चाइना की 70 सीसी मोटरसाइकिल को भी 3000 रुपये तक महंगा कर दिया गया है, और 1 हफ्ते के दौरान ये जो है इनकी कीमतों में इजाफा किया गया है। इस हवाले से आवाम का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। पहले बाइक मिल जाती थी 30-35 हज़ार 40 हज़ार में मिल जाती थी, अब बाइक मिलती है लाख रुपए तक की। सही है ना? बंदा गरीब बंदा क्या करेगा, कहाँ जाएगा, खुदा गाड़ी पे सफ़र करे क्या? बाइक इन्होंने महंगी की है कि सब अगर तकरीबन पहले जो 60 की थी अभी वो 85 की है, जो 85 की थी वो 1,10,000 रुपये की है। दिहाड़ी वाला बंदा है, मोटरसाइकिल ले रहा है, चलो गरीब आदमी लेके जा रहा है, उसके ऊपर
तो वो भी महंगी कर रहे हैं तो गरीब जाएगा कहाँ। गरीब की सवारी भी महंगी हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और बसों का सफ़र इतना महंगा हो गया, गरीबों से बस आवाम को सही अच्छी तरीके से निचोड़ दिया है हुकूमत ने। जी, आपने देखा मोटरसाइकिल जिसको गरीब की सवारी भी कहा जाता है, उनका जैसे कि आवाम का हमने आपको रद्द-ए-अमल सुनाया, पेट्रोल इतना महंगा है, बसों के किराए इतने ज़्यादा हैं, मोटरसाइकिल की कीमतें भी आसमानों को छू रही हैं। महमूद साहब, पहले जो मोटरसाइकिल होती थी 35,000 40,000 की मिल जाती थी, अच्छी की भी अगर आप बात करें 75,000, लेकिन अब 1,56,000 रुपये की पहुँच गई है। अब एक तो इसको अब गरीब की सवारी न कहें, गरीब की सवारी पैदल चले गरीब कहाँ से लाएगा 1,56,000? 1,56,000 रुपए की सवारी को मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में गरीब की सवारी, कम से कम मोटरसाइकिल को सब्सिडाइज कर दें। 30-35,000 हुई, 60-65,000 हुई, 1 लाख हुई। कुछ ब्रांड तो ऐसे हैं कि इनके ऊपर भी नहीं मिलती। मोटरसाइकिल इतनी महंगी है, पार्ट्स यहाँ बन सकते हैं, सब कुछ है, एक आम आदमी किस तरीके से खरीदेगा? दूसरी तरफ पेट्रोल महंगा है। चले अगर वो मोटरसाइकिल उसके पास 2 पहियों की सवारी है, वो अपने ऑफिस जा सकता है, जरूरत है मर्रा के काम। अब यही वजह देखें कि इस महंगाई की वजह से पहले नजर नहीं आता था। हम आप जब शहर में निकलते तो एक मोटरसाइकिल पर 2-2 3-3 बच्चे और घर पूरा कुंबा जा रहा होता है, सिर्फ इस वजह से कि बेचारे वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है टैक्सी रिक्शा अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहते हैं यार चलो 150 लीटर का पेट्रोल है, ये 50-60 किलोमीटर देता है, अपनी जान को रिस्क में डाल के। कई जगह हमने एक्सीडेंट देखे हैं कि पूरी फैमिली, मतलब पहले हम कहते थे यार ट्रिपलिंग हो रही है, 3 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अब 4 से 5 अफराद की जो फैमिली है वो मोटरसाइकिल पे सफर करती है। 1,56,000 रुपए की, जब आप 1,56,000 रुपए की मोटरसाइकिल दे रहे हैं, 900 रुपए हो गई। और चाइना की जो थी, जो सस्ती थी, उसमें भी 3,000 का इजाफा कर दिया, वो भी अब 50-60,000 रुपए तक पहुंच गई है, जो कि 38,000 रुपए से शुरू हुई थी। जबकि मारूफ ब्रांड थे, उनकी कमी, उनकी बढ़ती हुई कीमतों के बायस ये चाइना की मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस हुई थी। लेकिन कोई नजर नहीं आता है कि कोई रेट रही है। गाड़ियां 2-2 3-3 लाख महंगी, 30-30 लाख रुपए की गाड़ी मिल रही है, उसके ऊपर इतने टैक्स हैं। तो अवाम बिल्कुल आपने सही कहा, इस वक्त तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। मोटरसाइकिल या साइकिल की भी बात करें तो वो भी बहुत महंगी हो गई है। और गरीब की सवारी, जैसे कि महमूद साहब ने कहा, अब इसको क्योंकि गरीब के लिए भी इसको अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। बहुत शुक्रिया महमूद रियाज साहब आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ और मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे, शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और अब हम एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे, बच्चों के हवाले से बात करेंगे। आजकल माँ बाप बहुत परेशान होते हैं कि बच्चों को किस एज में स्कूल दाखिल कराएं, किस एज में ना कराएं, क्योंकि स्कूल्स की अगर बात करें तो एक वक्त था पाकिस्तान में ही कि बच्चों की जो एज थी स्कूल में दाखिल कराने की वो 5 साल थी या 6 साल थी। और हम अपने कानून की भी बात करें तो 5 साल ये कानून कहता है कि 5 साल के बच्चों को जो है वो उसके बाद या 5 साल की एज के बच्चों को स्कूल में दाखिल कराना चाहिए। लेकिन आजकल बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया होता और स्कूल्स में उसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। और 1 साल 2 साल 3 साल से अगर ज़्यादा बच्चा बड़ा हो गया है तो उसको बहुत ज़्यादा समझ जाता है कि बच्चा आपका मतलब ऐसा कि बहुत ओल्ड हो गया है कि अब उसकी एज नहीं है, आपने पहले रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराई, पहले दाखिला क्यों नहीं कराया। तो इस हवाले से माँ बाप भी काफ़ी परेशान है। तो आज हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि भाई बच्चों को किस एज में स्कूल दाखिल कराना चाहिए और अगर बहुत अर्ली करवा देते हैं तो क्या उनके दिमाग पर इसका अच्छा असर पड़ता है या उन पर बर्डन पड़ जाता है जो उनकी खेलने कूदने की उम्र होती है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जावेद इकबाल ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जावेद। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर जावेद, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं कि बच्चों की सही उम्र क्या होनी चाहिए, किस एज में उनको स्कूल में दाखिल कराना चाहिए, एडमिशन उनका होना चाहिए, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। देखिए, सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत आसान होता जी अगर हमारे मुआशरे में चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड होती। जी जी। अगर हमारे मुआशरे में हमें पता होता कि हुकूमती पॉलिसी क्या है, सारे स्कूल एक जैसे हैं, तमाम स्कूलों के अंदर एक ही तरह का स्टैंडर्ड है और घर के अंदर पेरेंटिंग भी स्टैंडर्डाइज्ड है। अगर हर चीज़ एक जैसी होती तो इसका जवाब हम हाँ या ना 3 साल 5 साल 10 साल के हिसाब से दे सकते थे। लेकिन मसला यह है कि हमारे यहाँ चीज़ें बिल्कुल स्टैंडर्डाइज नहीं है। स्कूलों के जो मयारात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। घरों के अंदर तरबियत का निज़ाम
मौजूद ही नहीं है, अगर है तो वो बिल्कुल एक हिट एंड ट्रायल के तरीके से मौजूद है। मैं आपको इसका जवाब देने की बजाय आपको साइंस बता देता हूं कि ह्यूमन साइकोलॉजी और जो बच्चे की नफ्सियाती डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है जी। अब उसके जवाब से आप खुद ही समझ लीजिएगा कि बच्चों को स्कूल में कब दाखिल कराना चाहिए। देखिए, जो बच्चा जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन से लेकर 7 साल की उम्र तक उस बच्चे को जिस एनवायरनमेंट की जरूरत है वो एनवायरनमेंट ये है कि जिसमें उसके दिमाग के सारे पैटर्न डेवलप होने हैं। जैसे समझें कि आपका एक कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डलता है। एक ये है कि कंप्यूटर का मदरबोर्ड डेवलप हो रहा होता है, यानी जो उसकी जिंदगी के पैटर्न हैं वो बनने होते हैं। इसमें जो एक इल्म है ना, कॉग्निटिव नॉलेज, यानी ये बताओ कि तुर्की का दारुल हुकूमत क्या है, बताओ 2 मल्टीप्लाइड क्या है, बताइए फलां मुल्क का सिक्का क्या है, ये वाला नॉलेज इतना अहम नहीं है। ज्यादा अहम ये है कि उस बच्चे की कैपेसिटी कैसी डेवलप हो रही है, जिसमें उसकी लर्निंग का पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। लिहाजा दुनिया में वो तमाम मुल्क जिनके तालीमी निज़ाम बहुत आइडियल समझे जाते हैं, जैसे फिनलैंड है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जापान में, उन सब में तो बच्चे को 7 साल की उम्र तक किसी किस्म की एकेडमिक नॉलेज से एक्सपोजर नहीं किया जाता। बच्चे को नेचर के पास रखा जाता है, बच्चे को घुमाया फिराया जाता है, उसको नए नए तजुर्बात कराए जाते हैं, बागबानी कराई जाती है, उसको सिखाया जाता है कि अपने कमरे को कैसे साफ करना है, अपनी किताबों को फेंटना है, अपने कपड़े कैसे इस्त्री करने हैं। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात प्लीज आप याद रखिए कि स्कूल जो है वो माँ बाप की तरफ से दी गई तरबियत का रिप्लेसमेंट नहीं है। स्कूल एक पार्शियल एजुकेशनल इदारा है, जबकि घर जो है वो फुल टाइम ग्रूमिंग इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने तालीम को जोड़ा हुआ है इस बात से कि इसके जरिए से मुझे जॉब कितनी अच्छी मिलेगी। क्योंकि हमारे जहन में यही होता है कि मेरे बच्चे की कामयाबी का मतलब ये है कि ये मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चला जाए। इसलिए हमें मुसीबत पड़ी होती है कि 3 साल के अंदर उसको डालना है ताकि उसका पूरा एकेडमिक नॉलेज बने। बिल्कुल आपने सही कहा। जी जावेद साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे यहाँ जो बात को जरा जी बात को सही कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू। उनको अगर ये सीखना हो कि प्रॉपर पेरेंटिंग क्या है, तो सबसे बेस्ट ये है कि बच्चा 5 साल तक घर के अंदर ही यानी तरबियत हासिल करे। मैं सिर्फ तालीम नहीं कह रहा कि उसको ABC याद करा दो, उसको पहाड़े याद करा दो, उसको ये नहीं, उसको एक पूरा का पूरा मिजाज बनाने की पूरी तरबियत घर में होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ फिर वो एकेडमिकली पीछे ना हो जाए, फिर उसको स्कूल में दाखिल कराया जाए। लेकिन स्कूल के जो इंतजामिया है वो और पेरेंट्स के दरमियान एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बच्चे को इस पीरियड के दौरान बहुत एकेडमिक स्ट्रेस में नहीं रखना, बल्कि उसकी कैपेसिटी को बिल्ड अप करना है। सही। और जावेद साहब, ये भी अगर हम देखें कि जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन है, तालीम है, उसको डिग्री से मुंसलिक कर दिया गया है, बल्कि तालीम का असल मकसद जो है वो तरबियत होना चाहिए। और तरबियत की जब हम बात करते हैं तो आपकी जो पहली दर्सगाह होती है वो आपके माँ बाप होते हैं। आप माँ से, अपने बाप से और जो अपनी फैमिली से सीखते हैं वो वैल्यूज़ मेरे ख्याल है आपको ज़िंदगी भर याद रहती हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि 3 साल का बच्चा नहीं हुआ, वो कहते हैं लेट हो गया स्कूल के लिए। और अगर इतने छोटे बच्चे पर बहुत अर्ली एज है, आप नहीं समझते, और जब उनके लिए एडमिशन टेस्ट के लिए जाते हैं तो बाकायदा उस बच्चे का इंटरव्यू किया जाता है। एक 3 साल का बच्चा जो कि एक स्ट्रेंजर के पास जा रहा है, ऑब्वियसली बच्चे वैसे बहुत इंटेलिजेंट होगा, घर में उसकी एक्टिविटीज़ भी होंगी, लेकिन वो स्ट्रेंजर के पास जब जाता है तो वो थोड़ा सा डरता है। फिर माँ बाप का इंटरव्यू किया जाता है, उसका पूरा बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री, फादर की इनकम। तो इस तरह आपको नहीं लगता कि एक सर्टेन क्लास या सर्टेन ग्रुप ही होगा जो अच्छे स्कूल्स के लिए क्वालिफाई करेगा? आप सही कह रही हैं बेटा, ये जो है हमारी हुकूमत ने कोशिश की थी, की है, जो कि एक सिंगल नेशनल कैरिकुलम के हिसाब से, जिसकी बहुत सी लोगों ने मुखालफत की। इसलिए बेटा कि जो एजुकेशन है ये एक इंडस्ट्री बन गई है, और ये इंडस्ट्री सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये इंडस्ट्री बनी हुई है। अब आप देखें, बरतानिया जो है उसके अंदर उन्होंने एजुकेशन को और मुल्कों में आउटसोर्स किया है, और पाकिस्तान में आके O लेवल A लेवल के इम्तिहानात होते हैं। देखें ना, ये कितनी शर्म की बात है कि 70 साल की उम्र में हम ये नहीं जज कर, ऐसा निजाम नहीं बना सके कि हम जज कर सकें कि हमारा बच्चा मैट्रिक के लेवल का, स्टैंडर्ड का है कि नहीं,
उसके लिए हम बर्तानिया से एक सिस्टम लेके आए हैं जो ये चेक करता है कि इसने ओ लेवल किया है या ए लेवल नहीं किया। देखिए ये बड़ी एम्बैरसमेंट की बात है मेरे ख्याल में। तो ये जो आपके सवाल का जवाब ये है कि हमारे यहाँ ये हमारी भी एक इंडस्ट्री बनी हुई है, एक तरह का क्लास कॉन्शियसनेस बनी हुई है। तो ये तो इमरान खान साहब जो ये प्लान था ना कि सिंगल नेशनल कैरिकुलम हो, दुनिया में ऐसे होना चाहिए कि 10वीं जमात तक तमाम जो भी बच्चा गरीब के घर, अमीर के घर, जहां भी पैदा हुआ है, चूंकि 10वीं जमात उसकी तालीम मुफ्त होनी चाहिए और इसलिए वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। हाँ, 10वीं जमात के बाद फिर उसका अपना पोटेंशियल है, उसकी अपनी उसका सलाहियत कितनी थी, उसके अंदर कितना पोटेंशियल था, उसने कितने एकेडमिक स्कोर किए, उसके बाद फिर जो आगे की यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसके अंदर सेग्रीगेशन हो जाए। तो इसका हल तो यही है। आप देखिए ना, छोटी छोटी एक कनाल की कोठियों के अंदर स्कूल बने हुए हैं और उनकी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। और जब कुछ चीजें इंडस्ट्री जब चीजें होती है ना, तो वो फिर सर्विस ओरिएंटेड नहीं होती, वो मनी जनरेट करने के लिए होती है। और वो जो सर्विस है वो बाई प्रोडक्ट होता है। तो ये जितनी बातें आप बता रहे हैं उसकी रीजन ये है कि हुकूमत ने 10वीं जमात तक की पूरी तालीम को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। मिनिस्टर का बेटा, कमिश्नर का बेटा, एक गरीब आदमी का बेटा, एक मुलाजिम डॉक्टर इंजीनियर का बेटा, सब 10वीं जमात तक एक स्टैंडर्ड में तालीम हासिल करेंगे तो फिर का यानी हल निकल सकेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ तो डिफरेंट स्टैंडर्ड हैं और कोई एज एक वो होती है ना कि स्टैंडर्ड एज हमारे यहाँ डिफाइंड नहीं है। और माँ बाप की अगर बात की जाए तो माँ बाप भी इस दौड़ में लगे हुए हैं। आपको नहीं लगता माँ बाप को भी कुछ अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए? इतनी कम एज में उन पे इतना बर्डन डाल देना, क्या समझते हैं? क्या माँ बाप अपनी जिम्मेदारी जो है वो स्कूल वालों पे या टीचर्स पे डाल रहे हैं आजकल के? देखो बेटा, अगर आपने क्लर्क बनाना है ना तो उसके लिए भी एक तरबियत का निजाम है, उसमें से गुजरना पड़ता है जी। आपने किसी को माँ बनाना है और बाप बनाना है तो हमारे मुआशरे में उसकी तरबियत का क्या निजाम है? आप देखिए ना, एक बच्ची जो घर में पैदा होती है या एक बच्चा पैदा होता है जिसकी 20 साल की उम्र में आप शादी कर देते हैं, उसको आप ये तो सिखा रहे हैं कि बताइए कि आपने एफएससी में कितने नंबर लेने हैं, बीए में कितने नंबर लेने हैं वगैरह। उसको पूरे मुआशरे में उसको माँ बनना और बाप बनना कहाँ सिखाया जाता है? एक लड़की को ये कब सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारी सास तुम्हारे साथ लड़े तो तुम क्या करोगी? एक लड़के को ये कब सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारी बीवी हर रोज रूठ जाए तो तुम उसको कैसे मनाओगे? आम जिंदगी के ये प्रॉब्लम है और इससे नतीजे से पेरेंटिंग निकलती है। खानदान का जो प्रोडक्ट है वो बच्चे हैं। मेरी या आपकी या किसी की भी कामयाबी इस बात पर नहीं है कि मेरे वालिदैन कैसे थे, मेरी कामयाबी इस बात पर है कि मेरी औलाद कैसी थी। तो ये जो सारा काम है ये मुआशरे में बाकायदा सिखाने की जरूरत है। और ये कॉलेज में, स्कूल के अंदर और जो 10वीं जमात से ऑनवर्ड पेरेंटिंग एक सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए। बच्चों को बताया जाए। देखिए ना, एक बच्चे को सिखाया जा रहा है तुम बैंकर बना रहे हैं तो बताइए अकाउंट्स का ये मसला होगा तो तुम उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे? तो उसी बच्ची या बच्चे को ये भी तो बताना चाहिए ना कि जो तुम्हारी औलाद है तुम उसको कैसे पालो। बिल्कुल आपने सही कहा, पेरेंटिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। बाकायदा बाकी ममालिक में तो उसको सिखाया जाता है लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस पे काम नहीं होता, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, वापस टॉपिक की तरफ मैं थोड़ा सा चाहूँगी आप बात करें कि जावेद साहब, ये जो छोटी एज में जैसे 2.5 साल का बच्चा है, मॉन्टेसरी जा रहा है, नर्सरी जा रहा है, 3 साल का बच्चा है, अगर उसको दाखिल कर दिया, आपका सोशल प्रेशर है, आपके दूसरे स्कूल्स वाले नहीं लेंगे, तो उस बच्चे के जहन पर क्या असर पड़ता है? मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। या तो स्कूल वाकई ही रियल मॉन्टेसरी हो जी, कि जिसके अंदर वो वाकई उसी तरीके से कंटेक्स्ट, देखो लर्निंग जो है ना, लर्निंग मेमोरी नहीं होती कि मैंने आपको सुबह एक सबक बताया है कि ये 10 सफ़े याद करके आना और आपने 10 सफ़े याद करके आ गए। जो तरबियत और तालीम है वो है कंटेक्सचुअल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अगर तो स्कूल वाकई वो स्टैंडर्डाइज स्कूल है जिसके अंदर इन्हीं साइंटिफिक लाइंस के ऊपर बच्चे की ग्रूमिंग और तरबियत हो रही है, चलो फिर तो कुछ गुंजाइश निकल आती है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो बेटा बात ये ना, घर में खाना जो है पकाना, ये जिम्मेदारी है घर के लोगों की कि घर में खाना पकाएं। लेकिन जब हम सब लोग बिजी होंगे तो हम उस खाने को आउटसोर्स कर देंगे, हम ये कहेंगे ऑनलाइन खाना मंगवा लो। इसी तरीके से अच्छा, जैसे ना घर के अंदर साफ सुथरा रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम कहते हैं नहीं हमारे पास पैसे हैं, हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं, मुलाजिम रख लेते हैं। हमने पेरेंटिंग को भी किया है, माँ ने भी काम पे जाना है, बाप ने भी काम पे जाना है, तो जो उसकी जिम्मेदारी थी बच्चे की तरबियत करनी, उसने कहा इसको आउटसोर्स कर दें। तो हमने बच्चे की तरबियत को आउटसोर्स कर दिया है। जो भी चीज आप जो भी मकान आप ठेके पे बनवाएंगे
और जो भी मकान आप खुद अपने सामने निगरानी में बनाएंगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। जो आप खुद अपनी मर्जी से खाना पकाएंगे। यानी जावेद साहब, और जो आपका ये कहना है कि अगर कुछ ऐसे स्कूल जो कि स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जहां पर बच्चों को रट्टा फाई या याद करने का या इस तरह की तरबियत नहीं दी जा रही, बल्कि उनको कुछ सिखाया जा रहा है, एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाया जा रहा है, और बच्चे इस उम्र में ऑब्वियसली खेल जब कलर्स उनको दिखाए जाते हैं, एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, तभी वो उनका जो इंटरेस्ट है वो भी डेवलप होता है। लेकिन बहुत कम स्कूल्स ऐसे हैं जो कि इस स्टैंडर्ड पर उतरते हैं। उसके अलावा जितने स्कूल्स हैं, अगर उसमें बच्चे जाते हैं तो उनके दिमाग पे क्या असर पड़ता है, उनकी सेहत पे क्या असर पड़ता है? बेटा, अगर फर्ज में ऐसे स्कूल हों भी कि जिनमें जबरदस्त हो, फिर भी वो माँ बाप की तरबियत का रिप्लेसमेंट नहीं है। सही, हाँ। क्योंकि जो बॉन्डिंग डेवलप होनी है माँ बाप के दरमियान, वो ट्रस्ट डेवलप होना है। देखिए, अगर कोई ट्रबल शूट होगी, अगर फर्ज करो एक बच्चे को 12 साल की उम्र में कोई बहुत एब्नॉक्सियस किस्म का एक्सपीरियंस हुआ, तो स्कूल तो उसको नहीं बचाएगा, स्कूल का टीचर तो नहीं उसको बचाएगा, उसको उसकी माँ बचाएगी, उसका बाप बचाएगा। तो तरबियत के दौरान जो बॉन्डिंग डेवलप होती है, जो ट्रस्ट डेवलप होता है, जो एक रिश्ता डेवलप होता है, वो भी तो अहम है ना। सिर्फ जो है सिर्फ एक इल्म की मिकदार के बढ़ने का नाम तो तरबियत नहीं है। और ऐसी सूरत में इस पर मैंने बहुत तफसील से एक बात भी की हुई है अपने वो सोशल मीडिया के ऊपर, कि छोटी उम्र के अंदर अगर बच्चों को हम स्ट्रेस में रखें, चाहे वो किसी किस्म का भी स्ट्रेस होगा, तो उससे बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी। सही। और एक तरह से उनका कॉन्फिडेंस भी शेक होता है और उनमें एक रेस से लग जाती है। अगर शुरू से ही बच्चों को फ्रीली नहीं छोड़ा जाए, उनकी सीखने समझने की सलाहियत भी मुतासर होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही मुफीद मालूमात भी फराम की। उम्मीद है कि जो माँ बाप देख रहे होंगे को ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि जो बच्चा होता है, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर 7 साल की उम्र तक जो है वो उसके बाद बच्चों को दाखिल किया जाता है या 7 साल की उम्र से लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये एक रेस लग गई है, बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया होता कि उसकी रजिस्ट्रेशन करा ली जाती है। तो इस रेस में अगर आप लग जाएंगे तो आपकी बच्चों की तरबियत तो कहीं पीछे रह जाएगी, दूसरा उनकी सेहत पे, उनके दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और बच्चों की जो पहली कहते हैं ना दर्सगाह है, वो माँ बाप ही होते हैं। तो ट्राई कीजिए, ये कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को खुद से अच्छी तरबियत दें और उन पे इतना बर्डन ना डालें जिसका असर उनके दिमाग पर हो। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन लेते हैं एक ब्रेक के बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बात करेंगे अब आपकी सेहत से रिलेटेड। और सेहत के हवाले से आज जो हमने टॉपिक का इंतखाब किया है वो है थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा हमारे जिस्म का आज़ा है जो कि आपके नेक में मौजूद होता है और इसका मेन फंक्शन जो है वो थायरॉक्सिन पैदा करना है। और थायरॉक्सिन की अगर बात करें तो वो ऐसा फ्यूल की जो हमारे सेल के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थायराइड डिसऑर्डर के बारे में लोगों को पता नहीं है। थायराइड डिसऑर्डर होता कब है? जब ये जो थायरॉक्सिन की जो प्रोडक्शन है वो ओवर एक्टिव हो जाती है, यानी वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है या फिर वो कम होने लगती है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि थायराइड डिसऑर्डर क्या है, ये क्यों होता है, और इसकी टाइप्स के हवाले से भी बात करेंगे कि ओवर प्रोड्यूस हो तो क्या इसको कहा जाता है, अंडर प्रोड्यूस हो तो क्या कहा जाता है, और इसके ट्रीटमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद अली ख़ान ने, जो कि जनरल फिजिशियन है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताइए डॉक्टर अली कि थायराइड डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली थायराइड क्या है, लोगों को नहीं पता। मैं चाहूँगी आप वहाँ बताएं, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने मुझे इनवाइट किया, बल्कि इतना अच्छा टॉपिक रखा, बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। और अनफॉर्चुनेटली पीपल दे आर नॉट सो मच अवेयर। अब जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि थायराइड एक ऑर्गन है जो हमारे नेक पे रखा हुआ है, नेक के सामने बिल्कुल इधर। ये बटरफ्लाई शेप का होता है, तितली की शेप का। अब इसमें से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, T3 एंड T4। T4 थायरॉक्सिन है, T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन है। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे सुनने वाले कंफ्यूज्ड हों, इतनी भारी भारी टर्मिनोलॉजी को समझें। एग्जैक्टली। तो T3 T4 में से T4 इज़ मोर सिग्निफिकेंट। और जैसे आपने कहा कि इसके जो हार्मोन्स जो रिलीज़ हो रहे हैं थायराइड ग्लैंड से,
ऑलमोस्ट जिस्म के सारे सेल्स, सारे ऑर्गन्स, उन पे इनका असर होता है। अब आप और मैं या कोई भी जो खाना खाता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कौन करेगा? थायराइड हार्मोन। बॉडी का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करेगा? थायराइड हार्मोन। हार्ट रेट कौन कंट्रोल करेगा? ब्लड प्रेशर, एंड सो ऑन। सो इट्स वेरी वेरी एसेंशियल ऑर्गन, और इससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर तो अगर मैं जानना चाहूँ डॉक्टर अली कि ये कब इसका डिसऑर्डर क्यों होता है, कब ये थायरॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, कब कम होता है, और अगर ज़्यादा होता है तो इसको क्या कहेंगे, कम होता है तो वो किस तरह आप कैटेगराइज करेंगे इसको? जी, इसको हम 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर मतलब ज़्यादा आना, ओवर प्रोडक्शन। हाइपो मतलब कम प्रोड्यूस हो रहा है। और एक तीसरी टाइप होती है जो पैदाइशी होती है। अच्छा। कोई ऐसा बेबी जो पैदाइशी कॉन्जेनाइटल थायरॉइडिज्म के साथ पैदा होता है, हाइपो के साथ। पहले हम इसको कहते थे क्रिटिनिज्म, बट द नेम हैज़ बीन चेंज। और वो बच्चे जो ऐसी औरतों के साथ प्रेगनेंसी में जिनका थायराइड लेवल अच्छा नहीं था, आयोडीन इनटेक अच्छा नहीं था, तो वो बच्चे पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनमें थायराइड का लेवल कम होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हाइपरथायराइडिज्म पे, जिसमें हमारी ओवर प्रोडक्शन हो रही है। एक आम आदमी कैसे पहचानेगा कि मेरे थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है? नॉर्मल इसकी वैल्यू होती है 100 से 200 T3 की होती है, T4 की होती है 0.5 से 5। ठीक, लेकिन ओवर प्रोडक्शन हो रही है हमारी, तो हमारा फ्रॉम ब्रेन टिल टो एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब्ड। होगा ये कि आपको पसीना ज़्यादा आएगा, घबराहट ज़्यादा होगी फॉर विदाउट एनी रीज़न, और नर्वसनेस होगी, प्लस आपको भूख ज़्यादा लगेगी बट आपका वज़न गिरेगा। दैट्स कंफ्यूजिंग। भूख आपको ज़्यादा लग रही है, फूड इनटेक आपका ज़्यादा हो जाएगा लेकिन वज़न बढ़ेगा, पसीना आपको आएगा। हाइपो में आपको ड्राई स्किन मिलेगी, वज़न ज़्यादा मिलेगा, भूख आपको इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी लेकिन वज़न बढ़ रहा होगा, सर्दी आपको ज़्यादा फील होगी एज़ कम्पेयर टू अदर नॉर्मल पीपल। और हाइपर में इसका अपोजिट है, आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। अब कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जैसे ग्रेव्स डिजीज़ है, उसमें हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाती है थायराइड की, या कोई ऐसा नोड्यूल है जो ओवर एक्टिव हो गया, या हमारी डाइट में आयोडीन इनटेक ज़्यादा हो गया, तो हाइपर प्रोडक्शन होगी। या कुछ कैंसर्स हैं, दे आर रेयर बट इट कुड बी अकर एट एनी टाइम। सही, ये तो आपने बताया हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा, ये भी बताइए डॉक्टर अली कि अगर हम बात करें ख़वातीन की, तो ये ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मर्द हज़रात जो हमारे हैं, तो इसकी वजह क्या है? ख़वातीन क्यों इसका ज़्यादा शिकार होती है? बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया है। असल में इसमें ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स भी होते हैं। ईस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो बहुत ज़्यादा मर्दों में ना होने के बराबर होता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन जो औरतों में रिलीज़ होता है तो उसका असर भी थायराइड के ऊपर आता है। अच्छा, तो होता ये है कि ज़्यादातर हमें पेशेंट्स मिलती हैं फीमेल पेशेंट। सही, ये रीज़न है इसका, और कोई देयर इज़ नो अदर सच स्पेसिफिक रीज़न। हेल्थ या लाइफस्टाइल वाला इशू नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है। अच्छा, मतलब इसकी ओवर प्रोडक्शन या हाइपर प्रोडक्शन आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आप इसको रिकग्नाइज़ करें और अच्छे फिजिशियन के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, और वो उसकी ट्रीटमेंट करेगा। सही। अच्छा, अक्सर हम ख़वातीन को देखते हैं कि उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है और वो बहुत एक्सरसाइज करती हैं, डाइट करती हैं, लेकिन वो कम नहीं होता। फिर जाके जब टेस्ट होते हैं बहुत लेटली पता चलता है कि भाई उनको हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो ऐसी ख़वातीन क्या थायरॉक्सिन की गोलियां उनको देनी चाहिए? क्या आप लोग ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हमें कॉज देखनी होगी कि क्यों है। हैशिमोटोस डिजीज़ तो नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून ये होता है, इम्यून बिकॉज ऑफ कोविड हमें सबको पता चल गया है कि इम्यून क्या है। इम्यून हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, क़ुव्वत मदाफ़त जी। लेकिन ऑटो इम्यून ये होता है कि बॉडी आपकी बॉडी आप ही के अगेंस्ट
एंटीबॉडीज़ यानी प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देती है। तो रिजल्ट में होता क्या है, या तो डिस्ट्रक्शन होगी या ओवर प्रोडक्शन होगी। ग्रेव्स डिजीज़ है उसमें ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी, हैशिमोटोज़ है उसमें प्रोडक्शन कम होगी, हाइपोथायराइडिज्म होगा, या कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, थायराइड है, तो हम रूट को ठीक करेंगे, जो उसकी कॉज है, हम हैशिमोटोज़ को ट्रीट करेंगे, या अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करेंगे, उसकी डाइट को ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसी पेशेंट्स को ज़्यादातर सब्जियां, नट्स, ये चीज़ें खानी चाहिए, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी। आयोडीन का इंटेक बढ़ाना चाहिए, सी फूड बढ़ाना चाहिए। सही, तो जब हाइपो ठीक होना शुरू होगा तो वो फिर एक्सरसाइज के रिजल्ट्स भी हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमने रूट कॉज ठीक नहीं की, एज यू सेड कि हाइपो का पेशेंट है, एक फीमेल पेशेंट है, वो बहुत कॉन्शियस है और उसको अवेयरनेस है कि मुझे वज़न ज़्यादा है, मुझे कम करना चाहिए, क्योंकि अब वो एक्सरसाइज कर रही है लेकिन कम नहीं हो रहा, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म उसका वज़न कम होने ही नहीं दे रहा। इंस्टेड के प्रोडक्शन कम हो रही है उसकी। जी, सही। T3 की भी कम है, थायरॉक्सिन की भी कम है, और ट्राईआयोडोथायरोनिन की भी कम है। सही सही। अच्छा, हाइपर में इसका ऑपोजिट है कि आपका वेट नहीं बढ़ा, आपने बताया कि और क्या सिम्टम, पसीना, भूख ज़्यादा लगती है, खाता ज़्यादा फूड है, इंटेक ज़्यादा है, लेकिन लग नहीं रहा होता है लेकिन जिस्म का वज़न नहीं बढ़ेगा तो उसका। ऐसे पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट आप क्या सजेस्ट करें? देखें, फिर वही बात आ जाती है कि हम इसको हाइपरथायराइडिज्म क्यों है। अगर ग्रेव्स डिजीज़ है, या कोई नोड्यूल एक्टिव हुआ है, या कोई सर्जरी हुई थी, या कुछ कोई ऐसी वो मेडिसिन ले रहा था जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की रिलीज बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गई, तो हम वो रूट तो यानी थायराइड डिसऑर्डर किसी बीमारी की वजह से होता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो आपको वो रूट कॉज जानना ज़रूरी है। अगर थायराइड ग्लैंड इन्फेक्टेड है तो उस बाज़ औक़ात इतना भी ज़्यादा होता है कि आपको उसको रिमूव करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि थायरॉक्सिन तो बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, तो फिर क्या ट्रीटमेंट आप देते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं जब हमें रिमूव करना पड़ जाए थायराइड, जब ग्वाइटर हो जाता है, थायराइड अपना साइज, ग्लैंड अगर अपना साइज बड़ा कर ले फॉर एनी रीज़न, ज़रूरी, अच्छा ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होगी कि जब ग्लैंड अपना साइज़ बढ़ा लेगा तो वो ग्वाइटर बन जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी प्रोडक्शन पे भी फ़र्क आए। अच्छा, लेकिन आपका सवाल इतना अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब अपने साइज़ की वजह से वो प्रेशर इफेक्ट डालेगा। अच्छा, यानी कोई वज़नी चीज़ अगर गर्दन पे रख दी जाए किसी के, तो यहाँ से जो जो चीज़ें गुजर रही हैं, सांस की नाली, ठीक, उसको खांसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्वॉलो करना यानी तो ऐसी कंडीशन में उसकी सर्जरी जो है उसकी वो सर्जरी ज़रूरी की है। जाएगी। अच्छा, लास्ट सवाल के जो थायराइड डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं, क्या एडवाइस उनको देना चाहेंगे लाइफस्टाइल के हवाले से, डाइट के हवाले से? देखें, हाइपो वालों को तो मेरी ये एडवाइस है कि वो ज़्यादातर सब्जियों पे आ जाएं। अच्छा, ठीक, आयोडीन मिला नमक खाएं, सब्ज़ी खाएं, नट्स खाएं। हाइपर वाले भी ऑलमोस्ट करीब यही चीज़ें होती हैं, उनके लिए वाइट एग अच्छा रहता है विदाउट जर्दी के, गोभी अच्छी है, प्याज है, लेकिन ये चीज़ें सपोर्ट करती हैं। जो अगर बीमारी हो गई है, अगर इफ़ वंस यू गट दैट, वो फिर सिर्फ खुराक से ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतरीन हल ये है कि आप लैब जाएं, वहाँ से टेस्ट करवाएं, इन्वेस्टिगेट करवाएं, डायग्नोज करवाएं, देन आपकी मैनेजमेंट स्टार्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली खान, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जैसा कि डॉक्टर ने भी कहा कि डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। वो ख़वातीन जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और किसी सूरत उनका वज़न कम नहीं हो रहा होता, या ऐसे लोग जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, वो खाना खाते हैं लेकिन उसके बावजूद उनका वज़न नहीं बढ़ा होता, तो अपना थायराइड टेस्ट जो है वो ज़रूर कराएँ, इसको चेक कराएँ, क्योंकि कभी कभार थायराइड जो डिसऑर्डर की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं और ज़्यादातर ख़वातीन को होती हैं। तो रूटीन टेस्ट में थायराइड टेस्ट ज़रूर करवाएँ। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं और अब बात करेंगे कराची यूनिवर्सिटी में जो इस वक्त बुक फेयर का मेला सजा हुआ है, किताबों का मेला सजा हुआ है, उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मोहम्मद ज़ुबैर मौजूद हैं। जी ज़ुबैर, बताइएगा, आज दूसरा दिन है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सुबह सिंध की सबसे बड़ी जामिया कराची में मौजूद हूँ और 3 रोज़ा कुतुब मेले का आज दूसरा रोज़ है और आज की तारीख में भी यहाँ पर तलबा व तालिबात की जानिब से काफ़ी बड़ी तादाद में शिरकत मुसलसल की जा रही है। कुतुब बीनी के शौकीन तलबा व तालिबात यहाँ पर अपनी मन पसंदीदा किताबों की तलाश में दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुतुब मेले का जो सालाना इनेकाद किया जाता है, हर साल इसी तरीके से 3 रोज़ा कुतुब मेले का इनेकाद किया जाता है। इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से ये किया जाता है और यहाँ पर हर उमूर के किताबें यहाँ पर हमें देखने को नज़र आई हैं। इस्लामिक आइडियोलॉजी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, बैरून मुमालिक ताल्लुकात हो गए, अपना बायोलॉजी, जियोग्राफी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कल्चर, सकाफत, ट्रेडिशनल और इसके अलावा IT एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से तमाम तर रिसाले भी यहाँ पर बड़ी अच्छी कीमतों में मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप लोग भी, जो हमारे नाजरीन हैं, वो भी यकीनन तौर पे कराची यूनिवर्सिटी विज़िट कर सकते हैं। 3 रोज़ा कुतुब मेले का आज दूसरा रोज़ है, कल तीसरा रोज़ होगा और अभी तक यहाँ पर तलबा व तालिबात की जानिब से यहाँ पर बहुत जो है हमें जोश भी दिखाई देता है, बहुत एक्साइटेड नज़र आते हैं। और ठीक है ज़ुबैर, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपडेट कर रहे थे 3 रोज़ा बुक फेयर के बारे में, जो कि इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में जारी है। वो तमाम अफराद जो कि किताबों का जिनको शौक़ है, मोहब्बत रखते हैं, वो जा सकते हैं। आज दूसरा रोज़ है इस बुक फेयर का। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आज के भाव की तरफ। जी, वसीम इफ्तिकार हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। उनसे जान लेते हैं कि आज कराची शहर में सब्जियों और फलों के रेट्स क्या चल रहे हैं। जी वसीम, बताइएगा, क्या रेट्स हैं सब्जियों के और महंगाई की क्या सूरत हाल है? जी, कराची में अगर हम महंगाई के हवाले से बात करें तो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया बिलख़ुसूस सब्जियों की कीमतों में सरकारी जो फहरिस्त है उसमें कमी के बावजूद सब्जियां ताहाल जो है वो सस्ती नहीं हो सकी और शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में मनमानी सब्जियों की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। बिलख़ुसूस जब हम सब्ज़ी फ़रोशों से पूछते हैं कि शहरी शिकायत करते हैं कि वो सब्ज़ी महंगी क्यों फ़रोख्त करते हैं, तो सब्ज़ी फ़रोशों का कहना होता है कि सब्ज़ी मंडी से ही उन्हें सब्ज़ी जो है वो मुँह मांगे दामों में जो है वो ख़रीदनी पड़ती है और मनमानी कीमतें वहाँ पर मुकर्रर होती हैं और इस वजह वहाँ से महंगी सब्ज़ी ख़रीद कर लाते हैं और यहाँ पर आके वो मुनासिब सा मुनाफा रख के जो है वो उसको फ़रोख्त करते हैं। अल्टीमेटली हम देखते हैं कि सरकारी कीमतें जो है हम रोज़ाना की बुनियाद पे या फिर 2 रोज़ के बाद जो है वो जारी की जाती हैं सब्जियों की, ताहम उस पर अमल दरामद जो है वो कहीं नज़र नहीं आता। सरकारी कीमतों में हम देख रहे हैं कि सब्जियों की कीमतों में कमी वाक़ हुई है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ रेट से अभी भी जो है वो सब्ज़ियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं। टमाटर जो हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में 100 रुपये से लेकर 110 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। भिंडी की कीमतों में कमी देखी जा रही है। भिंडी जो है हमने देखा था कि 320 रुपये पहुँच गई थी, ताहम अब हम देख रहे हैं कि 240 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। और इसी तरीके से जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा है वो है तुरई है, फूल गोभी है, ये अभी भी जो है वो 160 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। मटर हम देख रहे हैं कि 200 रुपये तक पे फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन और अदरक ये चूँकि बैंकॉक और चाइना से आते हैं और रोज़ाना इनका इस्तेमाल है, तो इनकी कीमतों में एक कमी जो है वाक़ई नहीं हो पाई है। छिला हुआ लहसुन हो या फिर धुली हुई अदरक को 450 रुपये से ज़ायद पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ताहम अगर दीगर सब्जियों की बात करें तो दीगर सब्जियों में जैसे कि शलजम हो गई, चुकंदर हो गई, पालक हो गई, खीरा हो गया या फिर हरा धनिया पुदीना हो गया, इनकी कीमतों में जो है वो कमी के साथ इस्तेकाम बदस्तूर बरकरार है। मिर्चों की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। मिर्चों की कीमतें भी जो है वो कम नहीं हो पाई हैं शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में, चाहे शिमला मिर्च हो या फिर छोटी मिर्चें हों, वो हम देख रहे हैं कि 240 रुपये फ़ी किलो तक ही फ़रोख्त हो रही हैं। शहर है कि फौरी तौर पर सब्जियों की कीमतों में कमी। वसीम इफ्तिकार अपडेट कर रहे थे हमें सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से। महंगाई की सूरत हाल वही है, सरकारी नर्ख पे जो कीमतें जो रेट लिस्ट होती है उस पर वैसे ही उन कीमतों पे चीज़ें फ़रोख्त नहीं हो रही, और जो सब्ज़ी फ़रोश हैं या फिर फल फ़रोश हैं वो अपनी ही मनमानी कीमतों पे चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।